जय श्री राम दोस्तों। मैं नवनीत शर्मा आपका स्वागत करता हूं ओम चाणक्य प्रतियोगिता अकादमी धामपुर की ओर से। आज हम आपको यूपी की सभी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक कराने वाले हैं, भारत की नदियां। भारत की नदियों के बारे में हम आपको बताएंगे, तो समय नष्ट न करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक भारत की नदियों पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ओम चाणक्य प्रतियोगिता अकादमी धामपुर की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत की नदियां। भारत की नदियों के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं अपवाह क्षेत्र क्या होता है, अपवाह तंत्र क्या है। तो अपवाह तंत्र हम उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पे छोटी मोटी नदियां मिलकर एक बड़े नदी तंत्र का निर्माण करती है, तो उस क्षेत्र को हम अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, जहां पर छोटी मोटी नदियां मिलकर एक बड़े क्षेत्र का निर्माण करती है, उस क्षेत्र को अपवाह क्षेत्र कहा जाता है। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं कि अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। अपवाह तंत्र को अगर हम देखेंगे तो आप इस चित्र में हम देख सकते हैं, ये आपकी छोटी मोटी नदियां हैं। ये नदियां सारी की सारी बहकर, ठीक है, इस क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं। तो ये जो छोटी छोटी नदियों का जो जाल होता है, ठीक है, इस पूरे क्षेत्र को हम अपवाह क्षेत्र कहते हैं। यानी छोटी मोटी नदियों का जो जाल है, उस पूरे क्षेत्र को अपवाह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो जब एक बड़ी नदी है, जैसे हम कहेंगे गंगा नदी है, और गंगा की जो सहायक नदियां हैं, तो सहायक नदियां सारी की सारी गंगा में आकर मिलती हैं। गंगा में मिलने वाली सारी सहायक नदियों का जो समूह होता है, उस पूरे क्षेत्र को अपवाह क्षेत्र के नाम से जानते हैं, और इसे अपवाह तंत्र का नाम दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, अपवाह तंत्र शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। नदी तंत्र की व्याख्या करता है, जिसमें अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक मुख्य धारा मतलब मुख्य नदी का निर्माण करती है। उस पूरे क्षेत्र को अपवाह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अलग अलग दिशाओं से जो छोटी छोटी धाराएं आती हैं, उन धाराओं से मुख्य नदी की, ठीक है, सहायक नदियां भी शामिल होती है। उन सभी छोटी छोटी धाराओं में मुख्य नदी की सहायक नदियां भी शामिल होती है। तो इस पूरे क्षेत्र को अपवाह क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, भारत की नदियों को दो अपवाह क्षेत्र में बांटा गया है। भारत की नदियों को दो अपवाह क्षेत्र में बांटा गया है। तो पहले अपवाह क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, तो आप सीधा कहेंगे भारत का अपवाह तंत्र, हिमालय अपवाह तंत्र। यानी भारत के इस हिस्से से ऊपर वाली जितनी भी नदियां होंगी, उस नदी क्षेत्र को कहा जाता है हिमालय अपवाह तंत्र। इसकी सबसे प्रमुख नदी है सिंधु नदी, और सिंधु नदी के बाद दूसरी हिमालय अपवाह तंत्र की जो नदी है वो आपकी है गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी। तो गंगा नदी को अगर हम यहाँ पे बात करें, ये दोनों नदी मुख्यतः है हिमालय अपवाह तंत्र की नदियां होती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रायद्वीपीय भारत, तो प्रायद्वीपीय भारत में कर्क रेखा से नीचे की जितनी भी नदियां हैं, जैसे आप कहेंगे नर्मदा है, ताप्ती है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सारी नदियां प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कहलाती हैं। यानी प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, यानी भारत को दो अपवाह तंत्र में बांटा गया है, हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालय अपवाह तंत्र में ऊपर की नदियां आती हैं, और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में दक्षिण भारत की नदियों को शामिल किया गया है। तो अभी आपको मैंने बताया, जहां छोटी छोटी नदियां मिलकर जब एक बड़े नदी तंत्र का निर्माण करती हैं, तो उसको अपवाह तंत्र कहा जाता है। और भारत को दो अपवाह तंत्र में बांटा गया है, हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। यानी दक्षिण की ओर बहने वाली सभी नदियां, ठीक है, जो दक्षिण भारत में बहती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र कहा जाता है। जैसे आगे देखते हैं इसी में, तो भारत की नदियों की मैं बात करने वाला हूं। यहाँ पे अपवाह तंत्र के बारे में अभी मैंने बताया, ठीक है। इसमें अगर आप मैं देखूं भारत की नदियों में, तो हिमालयन अपवाह तंत्र की जो मुख्य नदियां हैं वो आपकी सिंधु नदी है, सिंधु के बाद ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र के बाद गंगा नदी है। गंगा नदी, ये तीनों की लंबाई याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर होती है, ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है, जबकि गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है, तो याद रखेंगे हिमालय अपवाह तंत्र की मुख्यतः तीन नदियां हैं, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र और गंगा। ये सिंधु नदी क्षेत्र है, ये गंगा नदी क्षेत्र है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है।
जबकि प्रायद्वीपीय नदियों की अगर मैं बात करूं तो मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियां इसमें शामिल होती हैं। इसमें नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, ठीक है, यानी दक्षिण भारत में बहने वाली सभी नदियां प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के रूप में जानी जाती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया, हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र कहते हैं और उत्तरी भारत को हिमालय अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी उत्तर हिमालय अपवाह तंत्र में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। सिंधु नदी हिमालय अपवाह तंत्र में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर के लगभग है, ठीक है। अगर सिंधु नदी की मैं बात करूं तो सिंधु नदी जो है वो तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और लद्दाख में प्रवेश करके इस तरीके से होते हुए कहां चली जाती है, पाकिस्तान चली जाती है, पाकिस्तान चली जाती है और पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिरती है। कहां पे गिरती है? अरब सागर में गिरती है। जब यहां पे देखेंगे झेलम है, झेलम के बाद चेनाब है, चेनाब के बाद रावी है, रावी के बाद ब्यास है और ब्यास के बाद सतलज नदी है, सतलज नदी है। यानी सिंधु नदी की सहायक नदियों में 5 नदियां आती हैं जिसमें हम बात करेंगे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। एक प्रश्न आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि सिंधु नदी जो है, अगर मैं सिंधु नदी की बात करूं तो सिंधु नदी के साथ साथ और कौन सी ऐसी नदी है जो तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है? तो एक सिंधु नदी निकलती है और सिंधु के बाद जो सहायक नदी है सतलज नदी, सतलज नदी भी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। तो इन दो नदियों का याद रखिएगा, एक तो सिंधु और सिंधु के बाद कौन सी? सतलज नदी जो तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। जबकि झेलम की अगर मैं बात करूं तो झेलम नदी जो है वो भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए 170 किलोमीटर तक चलती है, 170 किलोमीटर तक चलती है। तो दो इसमें मैंने आपको बताया मानसरोवर से सिंधु और सतलज निकलती है, बाकी सारी की सारी नदियां भारत से निकलती है। कहां से निकलती हैं? भारत से। सिंधु नदी की लंबाई मैंने आपको बताई 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर है। इस सिंधु नदी के जल को लेकर एक विवाद है, तो सिंधु जल समझौता किया गया है 1960 में, जिसे सिंधु जल समझौता के नाम से जाना जाता है। इसके तहत यह तय किया गया है कि सिंधु की सहायक नदियों में ऊपर की 3 नदियों का पानी, ठीक है, भारत को दिया जाए, पाकिस्तान को दिया जाए और नीचे की 3 नदियों के पानी, वो 3 नदियों के पानी का भी क्या हो? बंटवारा हो। जैसा कि मैं आपको बताता हूं, सिंधु नदी के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे सिंधु जल समझौते के नाम से जाना जाता है। ये 1960 में हुआ था, ठीक है। याद रखें, इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने क्या किए थे? अपने हस्ताक्षर किए थे। तो सिंधु, चेनाब, झेलम और चेनाब, ठीक है, इन 3 नदियों का 80% पानी, 80% पानी पाकिस्तान को दिया जाए और ये जो रावी, ब्यास और सतलज का 80% पानी भारत को और 20% पानी पाकिस्तान को दिया जाए। किसको दिया जाए? पाकिस्तान को। और इनका 20% पानी भारत को दिया जाए, अर्थात इंडिया को दिया जाए। तो सिंधु जल समझौते के अनुसार, ठीक है, 1960 में जो समझौता हुआ था, ऊपर की 3 नदियों का पानी 80% पानी पाकिस्तान को दिया जाएगा, 20% भारत को दिया जाए। जबकि इन 3 नदियों का 80% पानी भारत को और 20% पाकिस्तान को। इसके तहत पाकिस्तान में ऊपर की 3 नदियों का 80% पानी जाता है सिंधु जल समझौते के तहत। तो याद रखिएगा सिंधु नदी के बारे में इतनी चीजें। इसके बाद एक चीज और यहाँ पे देखेंगे कि अभी मैंने आपको बताया सिंधु नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत में मानसरोवर झील से माना जाता है। सिंधु नदी का उद्गम मतलब जहां से निकलती है नदी, उसे उद्गम कहते हैं। मुहाना गया है जहां पे जाके गिरती है। तो सिंधु नदी का जो मुहाना है वो अरब सागर में है। कहां पर है? अरब सागर में। और 21 सहायक नदियों की अगर मैं बात करूं तो झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। सिंधु और सतलज ये दोनों नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, ठीक है। सिंधु और सतलज तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। बाकी सभी नदियां भारत की नदियां, जैसा कि आप चित्र में यहाँ पे देख सकते हो,
ये झेलम है, ये चेनाब है, ये रावी है और ये ब्यास है। क्योंकि ब्यास नदी भारत में ही सतलज नदी से मिल जाती है, नहीं तो सारी की सारी नदी पाकिस्तान में जाकर कहा मिलती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। और ये सभी नदी अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। अगर मैं ये कहने लगूं कि हमारे भारत की ज्यादातर नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सारी की सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कुछ नदियों को छोड़कर। ठीक है, इसका मुख्य कारण है भारत का ढाल। भारत का जो ढाल है वो बंगाल की खाड़ी की ओर है और सारी की सारी नदियां ढाल के अनुसार बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन सिंधु और इसकी सहायक नदी अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। तो आपको यहां पर आपको मैंने बताया सिंधु नदी 3 देशों में होकर बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। सिंधु नदी चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है, फिर यहां से पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी तंत्र 2 नदियां तिब्बत से आती है, सिंधु और सतलज, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, सिंधु के दाएं तट पर भारत का एक शहर, वो लद्दाख का शहर लेह स्थित है। यानी लद्दाख का लेह जो है वो सिंधु नदी के, ठीक है, कौन से तट पर है? दाएं तट पर है, दाएं तट पर है। इतनी चीजें याद रखेंगे। थोड़ी सी चीज इसके बारे में और बता देता हूँ। चेनाब नदी, तो चेनाब नदी को अगर हम देखें, ये एक चीज याद रखेंगे, झेलम नदी जो है 170 किलोमीटर तक भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए चलती है। झेलम नदी जो है 170 किलोमीटर तक भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए चलती है, तो इसको याद रखेंगे आगे। चेनाब नदी का उद्गम जो है वो बारालाचा तर्रा से है, हिमाचल प्रदेश से है। मोहाना सिंधु नदी में आके मिल जाती है, सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। हिमाचल प्रदेश में चेनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। चेनाब सिंधु की सहायक नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी भी है, इसको भी याद रखेंगे। आगे है, ठीक है, देखो ये तो सिंधु नदी के बारे में था। किसके बारे में था? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी की लंबाई जो है वो 2880 किलोमीटर है। इसकी 5 सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलकर अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। इसकी महत्वपूर्ण नदियों में मैंने आपसे कहा झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज है। ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे यहाँ पे, इस सतलज नदी से देखिए हरी के बैराज में इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर की सबसे ज्यादा लंबाई लगभग 470 किलोमीटर के लगभग राजस्थान में है। कहां पे? राजस्थान में है, जो राजस्थान में सिंचाई के काम आती है। तो याद रखना, पंजाब के हरी के बैराज नामक स्थान से सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जिसकी लंबाई राजस्थान में सबसे ज्यादा है और कितनी है? 470 किलोमीटर के लगभग है। इसको याद रखेंगे। आगे हम दूसरी नदी पर चलते हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। अगर मैं ब्रह्मपुत्र नदी की बात करूं तो ब्रह्मपुत्र की टोटल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, मानसरोवर से निकलती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए यहां से होते हुए बांग्लादेश में आती है और बांग्लादेश से होकर कहां पे गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी चाइना के तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और मानसरोवर से निकलकर, ठीक है, भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हुई यह नदी बांग्लादेश जाती है और बांग्लादेश में गंगा नदी के साथ मिल जाती है। गंगा नदी के साथ मिलने पर इस नदी को मेघना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। जब गंगा प्लस कौन मिलती है? ब्रह्मपुत्र मिलती है, ब्रह्मपुत्र मिलती है। जब ये दो नदियां साथ में मिलेंगी तो इसे क्या कहा जाएगा? मेघना कहा जाता है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। याद रखेंगे, ये 3 देशों में, चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई केवल 916 किलोमीटर के लगभग है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र के नाम तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को या लुंगसांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, ठीक है, अब बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलते हैं तो इसे मेघना कहा जाता है, इसे मेघना
कहा जाता है। याद रखेंगे इसको। आगे है ब्रह्मपुत्र की अगर सहायक नदियां आपसे पूछता है तो आप याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, आपने मैंने कहा कि अगर आप कहेंगे दाएं और बाएं यानी राइट और लेफ्ट, ठीक है, दोनों नदियां यहाँ पे हैं, तो दिवांग है, दिवांग के बाद लोहित है जिसे खूनी नदी कहते हैं, ठीक है, और धनसरी है और कोपिली नदी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इधर कौन है, सुबनसिरी है, मानस है, संकोच है और तीस्ता है, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में है, कौन कौन सी है, तीस्ता, संकोच, मानस, सुबनसिरी राइट में है, ठीक है, दिवांग, लोहित, धनसरी और कोपिली नदी ये किस कहां पर है, ये बाएं तट पर है, ये बाएं तट पर है। एक चीज और याद रखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है और ये कहां पर है, असम में। कहां पर है, असम में, ठीक है। याद रखेंगे किससे, ब्रह्मपुत्र से जुड़े हुए तथ्य याद रखना। मैंने पहले ही कहा हिमालय उपवाह तंत्र की नदी है जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर की है, 2900 किलोमीटर की है। आगे तीसरी नदी की ओर हम बात करते हैं तो आपकी है गंगा नदी। कौन सी है, गंगा। गंगा की लंबाई मैंने आपको बताया भारत की सबसे बड़ी नदियों में भी गंगा मानी जाती है। हिमालय प्रवाह तंत्र में भारत की सबसे बड़ी नदी अगर कोई है तो वो गंगा नदी है। कौन सी है, गंगा। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। गंगा दो नदियों से मिलकर बनी है, गंगा जो है वो दो नदियों से मिलकर बनी है। इसी में अगर मैं आपसे कहने लगूं कि गंगा कौन कौन सी नदियों से मिलकर बनी है तो आप सीधा कहेंगे, गंगा नदी का निर्माण जो होता है, मैं आपको एक चित्र दिखा देता हूं यहीं पे, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। ये देखिए, ये आपका ये गंगा नदी का स्ट्रक्चर है, गंगा नदी का स्ट्रक्चर है, इसको आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो मैंने आपसे ये कहा कि गंगा नदी जो है वो मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं गंगा नदी की, तो गंगा नदी जो बनती है वो देव प्रयाग में आके गंगा कहलाती है। कहां पे, देव प्रयाग में आके गंगा कहलाती है। गंगा नदी दो नदी मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम से मिलकर बनी होती है। कौन सी, मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से कौन सी नदी का निर्माण होता है, गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है, अगर हम यहां पे गए गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, तो कौन सी निकलती है, सॉरी इसमें थोड़ा सा ये गलत है, तो मैंने आपसे क्या कहा, भागीरथी और अलकनंदा, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। भागीरथी और अलकनंदा के संगम से गंगा बनती है। अलकनंदा के और भागीरथी और अलकनंदा जो है ये दोनों कहां आकर मिलती हैं, ये आकर मिलती हैं देवप्रयाग में, और देवप्रयाग से गंगा गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। इससे पहले अगर हम देखें तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिली और अलकनंदा मिली रुद्रप्रयाग में। कहां पर, रुद्रप्रयाग में। यहां से आपसे प्रश्न पूछा भी गया है, यूपी पुलिस में भी पूछा गया है, ठीक है। आपसे ये पूछा गया है कि रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं, तो मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडान नदी मिलती है। नंद प्रयाग में, ठीक है, याद रखना, अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है। विष्णु प्रयाग क्या है, धौली गंगा और कौन सी, अलकनंदा। अलकनंदा निकलती कहां से है, संतोपत हिमानी से निकलती है, ठीक है। केदारनाथ मंदिर कौन सी नदी पर है, मंदाकिनी पर है। कौन सी पर है, मंदाकिनी। और यहां से होते हुए हरिद्वार से होते हुए गंगा नदी पूरा है, तो इसमें थोड़ा सा याद रखेंगे। गंगा की सबसे बड़ी अगर सहायक नदी की मैं बात करूं तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर कोई है तो यमुना है। कौन है, यमुना। यमुना की लंबाई 1376 किलोमीटर है, 1376 किलोमीटर है। यमुना गंगा में इलाहाबाद में जाकर मिल जाती है, अर्थात प्रयागराज में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। प्रयागराज तीन नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती नदी जो है वो पूरे तरीके से धरती पर नहीं है, इसलिए अब जो संगम है वो गंगा और यमुना का है। यमुना की लंबाई 1376 किलोमीटर है। यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, याद रखना, अर्थात कालिंदी पर्वत से निकलती है, उत्तराखंड से। कहां से, उत्तराखंड से। इसकी सहायक नदी चंबल, बेतवा और केन है। चंबल, बेतवा और केन है। इसी में गंगा नदी में कन्नौज में जाकर, ठीक है, रामगंगा मिल जाती है, उत्तराखंड से निकलती है। गोमती नदी जो है, ठीक है, उसे अगर कहेंगे गाजीपुर में जाकर मिल जाती है गंगा में, ठीक है। घाघरा है, ठीक है, याद रखना, घाघरा को सरयू नदी भी कहा जाता है। ये वही सरयू नदी है जिस पर अयोध्या बसा है, जिस पर अयोध्या बसा है, छपरा में जाकर मिल जाती है। इधर से सोन नदी जो है
पटना में गंगा में जाकर मिल जाती है। गंडक सोनपुर, ठीक है, कोसी कुर्सेला में, ठीक है, और दार्जिलिंग की पहाड़ी में महानंदा। और महानंदा कहां पर, ठीक है, फरक्का बैराज भी बना हुआ है, कहां पर है ये, ठीक है, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में है। और दामोदर हुगली एक गंगा नदी की क्या है, सहायक नदियों के रूप में जानी जाती है। तो ये गंगा नदी का स्ट्रक्चर है, क्या है, गंगा नदी का स्ट्रक्चर है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। एक चीज और, चंबल जो है वो आपकी इंदौर से, और बेतवा जो है विंध्याचल पर्वत से निकलती है, कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। तो इसको थोड़ा सा एक बार अपनी कॉपी पे बना के देख लेना, सारी की सारी सहायक नदियां गंगा की याद हो जाएगी। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। आगे मैंने आपको अभी बताया कि गंगा नदी में, अगर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि गंगा नदी किसका संगम है, तो आपने, मैंने कहा अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है। इसमें याद रखेंगे अलकनंदा की दो प्रमुख सहायक नदियां भी है, पिंडार और मंदाकिनी। यहां पर आपको मैंने बताया भी है कौन कौन सी है, पिंडार है, ठीक है, और कौन सी है, मंदाकिनी है। इससे पहले नंदाकिनी है, उससे पहले धूलीगंगा है। ये गंगा की सहायक नदियां हैं। यहां पे देखेंगे ये आपका ये गंगा नदी का तंत्र है। तो गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो सबसे पहले उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी सबसे पहले बिजनौर में प्रवेश करती है, ठीक है। उसके बाद बिहार के बाद कौन सा, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से होते हुए कहा, बांग्लादेश चली जाती है। बांग्लादेश में कौन सी मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है। यहाँ पे मेघना कहलाती है, मेघना, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे पद्मा बांग्लादेश में गंगा को कहा जाता है, गंगा को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में निकली, उत्तर प्रदेश बिहार से होती है पश्चिम बंगाल तक, और पश्चिम बंगाल के फरक्का पर ये दो धाराओं में बढ़ जाती है, हुगली और मुख्य धारा भागीरथी के रूप में। मुख्य धारा भागीरथी में, भागीरथी नदी बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ती हुई ये पद्मा ब्रह्मपुत्र, ठीक है, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, इससे मिल जाती है, और संयुक्त रूप से इसे क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं, के रूप में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका गिरने का कारण क्या, मैंने अभी बताया, भारत की सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में इसलिए गिरती है क्योंकि इसका जो ढाल है वो बंगाल की खाड़ी की ओर है, बंगाल की खाड़ी की ओर है, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे, तो मैंने आपको 3 नदियों के बारे में आपको यहाँ पर बताया। पहली नदी कौन सी थी, ये आपकी हिमालय प्रवाह तंत्र की नदियां थी। तो हिमालय प्रवाह तंत्र की नदियों के बारे में मैंने आपको बताया, सिंधु नदी के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, और गंगा नदी के बारे में। ये आपकी हिमालय प्रवाह तंत्र की नदियां थी। तीनों याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आगे हम बात करते हैं हिमालय प्रवाह तंत्र की नदियों के बाद, ठीक है, सीधा हम आते हैं प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र की नदियां। कौन सी, प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र। तो प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र की नदियों के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं सीधा कहूंगा, ये दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं, किसकी, दक्षिण भारत की जो आपकी ये नदियां हैं, इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो तीनों ओर जल से घिरा हो, जो तीनों ओर जल से घिरा हो। तो हमने कहा यहां पर अगर मैं कहने लगूं, माही है, नर्मदा है, ताप्ती है, ठीक है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सारी की सारी नदियां जो है ये कहलाती है आपके प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। एक चीज याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, जबकि कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। आगे अगर हम बढ़े तो मैंने अभी आपको कहा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, कौन सी, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो प्रायद्वीपीय नदियों में अगर हम देखेंगे, प्रायद्वीपीय नदियां क्या होती है, मौसमी होती है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि नदियां मौसम के अनुसार होती है। इनमें जल का स्रोत सामान्यतः वर्षा का जल होता है, वर्षा का जल होता है। गर्मी के मौसम में इन नदियों का जल घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है, और इस प्रकार की नदियां प्राय गर्मी के मौसम में क्या होती हैं, सूख जाती है। यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती हैं,
और ये जल्दी ही गर्मी के मौसम में क्या होती हैं, सूख जाती है। हिमालय नदियों में ऐसा नहीं होता। हिमालय नदियों का उद्गम हिमालय से होता है और हिमालय से निकलने वाली वर्षा वहां नहीं होती है, क्योंकि इतने पूरे वर्ष पानी रहता है। और हिमालय से निकलने वाली नदियों के जल का स्रोत, ठीक है, ग्लेशियर है और वर्षा जल दोनों होते हैं। ग्लेशियर और वर्षा जल दोनों होते हैं, याद रखना इस चीज को। आगे अगर हम देखेंगे प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं, तो ऐसा भाग जो तीनों ओर जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय कहते हैं। भारत के दक्षिणी भाग को प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक तरफ मुख्य भूमि से जुड़ा हो और तीन तरफ जल हो, जबकि खाड़ी किसे कहते हैं, समुद्र का वह भाग जो स्थल में काफी दूर तक प्रवेश कर जाता है और तीन ओर से स्थल से घिरा होता है, उसे खाड़ी कहते हैं। यानी सिंपल है, ये तीनों ओर स्थल से घिरा और एक जो है वो जल का गहरा क्षेत्र हो गया, उसे खाड़ी कहेंगे, ठीक है। और प्रायद्वीप किसे कहेंगे, ये भारत का ये वाला हिस्सा है, ये मुख्य भूमि से जुड़ा है और तीनों ओर जल से घिरा है, इसे कहते हैं क्या, प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में आपसे मैंने कहा कि दक्षिण भारत की सभी नदियां प्रायद्वीपीय भारत में आती है। किसमें आती है, प्रायद्वीपीय। तो आपको यह भी याद रखना है, यहां पर अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी दक्षिण भारत, देखो ये भारत का क्षेत्र है, ये आपका अरब सागर, ये आपका अरब सागर है और ये आपके बंगाल की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। हमारे भारत का जो ढाल है वो इस तरीके से है, ऐसे, ठीक है। इसलिए सारी ज्यादातर नदियां जो बहेंगी वो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। कहां पे गिरेंगी, बंगाल। लेकिन कुछ नदियों में पृथ्वी के अंदर जो दरार होती है, उस दरार के कारण कुछ नदियां इस तरीके से बहती है, जिसे हम कहते हैं कि ये नदियां उल्टी बह रही है। कैसी बह रही है, उल्टी, क्योंकि ये ब्रंच या दरार में बहती है। किसमें बहती है, दरार में बहती है। तो दक्षिण भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां। जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उन नदियों को मुख्यतः क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है कि वो भारत के ढाल के अनुसार बह रही है, ठीक है। और जो नदियां अरब सागर में गिर रही हैं दक्षिण भारत की, वो ब्रंच में बहती हैं, अर्थात दरार में बहने वाली नदियां, अर्थात दरार में बहने वाली नदियां। तो इसमें अरब सागर में गिरने वाली नदियों को अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो याद रखना साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपुजा, ये सारी की सारी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। कहां पे गिरेंगी, अरब सागर में। लेकिन बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेनार, बैगई और कौन सा, त्रामपानी, त्रामपानी, ठीक है, याद रखिएगा। इनमें केवल चार नदियों का नाम याद रखना आप, माही, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती और मांडवी। ये सभी नदियां क्या गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, यानी उल्टे दरार में बहने वाली नदियां, दरार में बहने वाली नदियां, ठीक है। इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे हम बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कहेंगे दामोदर नदी को। कौन सी, दामोदर, ठीक है। ज्यादा चीजें हमें याद नहीं करनी, हम सीधा याद रखेंगे दामोदर नदी को, कि दामोदर नदी जो है वो आपकी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और बहाव क्षेत्र झारखंड, पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। विशेषता क्या है, दामोदर नदी झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर क्या होती है, मिल जाती है, ये आपकी दामोदर नदी है, ठीक है। और ये हुगली नदी में जाकर कहां मिल जाती है, पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। दूसरी नदी स्वर्णरेखा है, रांची के पठार झारखंड से निकलती है, महाव क्षेत्र झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी में। यहां पे देखेंगे स्वर्णरेखा, ये भी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद है, हमने सीधा कहा कौन सी, एक तो आपकी वैतरणी है, उद्गम कहां पे, उड़ीसा से होता है और बहाव उड़ीसा और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उड़ीसा की प्रमुख नदी में है, उड़ीसा की प्रमुख नदी मानी जाती है महानदी। कौन सी है, महानदी, ठीक है। इस नदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है, हीराकुंड बांध बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया कि महानदी कहां से निकलती है, तो महानदी निकलती है सिहावा पहाड़ी से, सिहावा पहाड़ी से, बहाव क्षेत्र छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
उड़ीसा के कटक शहर में यह नदी डेल्टा बनाती है और तेल नदी और जोंक नदी इसी की सहायक नदी है। किसकी? महानदी की सहायक नदी। महानदी की सहायक नदियों के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है ब्राह्मणी नदी, शंख नदी कोयल नदी से मिलकर बनती है। ठीक है, राउरकेला में जाकर एक जगह मिल जाती है। उड़ीसा के विशेषता, झारखंड से आने वाली दो नदियां शंख और कोयल उड़ीसा के राउरकेला में मिल जाती है। वहीं यह ब्राह्मणी नदी क्या कहलाती है? ब्राह्मणी नदी कहलाती है। आखिर में जाकर बैतरणी नदी के पास बंगाल की खाड़ी में क्या होती है? मिल जाती है। तो इसको याद रखेंगे, आगे मैंने ये बताया। ठीक है, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से इसे जाना जाता है। लंबाई 1465 किलोमीटर है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 4 राज्यों में यह बहती है। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। मैंने अभी कहा था उद्गम मतलब जहां से नदी निकल रही है। ठीक है, यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी के नाम से इसे जाना जाता है। पहली गंगा है, पहली गंगा इसे ब्रज गंगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिण गंगा भी कहते हैं। नासिक गोदावरी के तट पर स्थित है। नासिक जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो मैंने कहा याद करने का तरीका जहाँ भाई इसकी सहायक नदियां हैं, तो हमने ऐसे भी याद करते हैं भाई इंद्र है, इंद्र ने गोदावरी को गोद में उठा लिया। ठीक है, तो उसके क्या निकलने शुरू हो गए? प्राण। क्या निकलने शुरू हो गए? प्राण। ठीक है, तो उसके क्या होने लगा? पेन होने लगा। तो 3 सहायक नदियां याद रखो, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती। बाकी वर्धा, बेनगंगा, पेनगंगा की सहायक नदी है, और इंद्रावती और सबरी जो है वो गोदावरी की सहायक नदियों में आती है। यहीं पे कौन सी है? मदिरा भी है और पूर्णा भी है। ये गोदावरी की सहायक नदियों के रूप में जानी जाती है। ठीक है, याद रखना दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। आगे हम बात करेंगे कृष्णा, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी और भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी, भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। महाबलेश्वर पश्चिमी घाट पर है। ठीक है, बहार क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी है। यह प्रायद्वीप है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कोयना नदी महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है इसको। ठीक है, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है, और आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास क्या करती है? डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या होता है? ठीक है, नदियां जो अपने आसपास के क्षेत्र से मिट्टियां वहां का लेके आती हैं, तो उन मिट्टी का जमाव करती है। उस जमाव के कारण जो मिट्टी का जमाव होता है उसे डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा कहा जाता है। सहायक नदियां भीमा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंग। ठीक है, यानी तुंगभद्रा कहेंगे। क्या कहेंगे? तुंगभद्रा और मूसी। ये क्या है? आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदियों के रूप में जानी जाती है। याद रखेंगे, भारत दक्षिण भारत की दूसरी और भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी के रूप में माना जाता है। आगे हम गए पेन्नार नदी। कौन सी? पेन्नार नदी। पेन्नार नदी की अगर मैं बात करूं तो उद्गम कर्नाटक के कोलार से है। ठीक है, बहाव क्षेत्र कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी से। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। बहाव क्षेत्र कर्नाटक, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी है। विशेषता, यह दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है, क्योंकि पूरे वर्ष इसमें क्या रहता है? पानी रहता है। ठीक है, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। बैगई जो है ये क्या है? तमिलनाडु और पाक तमिलनाडु में है बैगई। यह भारत की सबसे दक्षिणतम नदी है। यह भारत की सबसे दक्षिणी नदी जिसे कहा जाता है बैगई को कहा जाता है। ये सबसे दक्षिणी नदी के रूप में मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद त्रामपट्टी है। देखो दक्षिणी नदी के रूप में इसे जाना जाता है। एक छोटी नदी और आ जाती है, तमिलनाडु में है। ठीक है, और कहां पे? मन्नार की खाड़ी से। आगे देखेंगे तो ये तो थी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। अब है अरब सागर में गिरने वाली नदी। अरब सागर में गिरने वाली नदी। ठीक है, सबसे पहली नदी को अगर मैं देखूं तो मैं सीधा कहूंगा लूनी। ठीक है, लूनी राजस्थान की नदी है। कहां की है? अरावली पहाड़ी अजमेर राजस्थान से निकलती है। बहाव क्षेत्र राजस्थान, गुजरात और कच्छ के रण में। विशेषता, यह नदी गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, और मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने के कारण इसे मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं। लूनी कहां पे बहती है? राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। यहां पर आकर यह नदी लुप्त हो जाती है। साबरमती नदी उदयपुर जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। बहाव क्षेत्र राजस्थान, गुजरात, खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है यहां पर। ठीक है, ये ठीक है, याद रखना इसका। विशेषता, अगर मैं विशेषता की बात करूं तो अहमदाबाद और गांधी नदी
वो गांधीनगर साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, अहमदाबाद और गांधीनगर जो है साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ। तो इसको आप मैप में देख भी सकते हैं, ये लूनी है, ये साबरमती है, ठीक है, और ये कौन सी है, माही नदी है। ठीक है, कौन सी है, माही। तो देखो माही नदी के बारे में है, विंध्याचल क्षेत्र पर्वत में मध्य प्रदेश में बहती है, और सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऐसे कर्क रेखा गुजरती है, एक बार ये काटा और एक बार ऐसे, यानी 2 बार कर्क रेखा को काटने का काम करती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी की पश्चिमी, ठीक है, ढाल है। बहाव क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और खंबात की खाड़ी में। महाराष्ट्र को 87% पानी है, गुजरात को 1.5 और खंबात की खाड़ी में 11.5% के लगभग। मध्य प्रदेश की जीवन धारा भी कहा जाता है नर्मदा को। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन धारा कहा जाता है। यह नदी, ठीक है, आप याद रखेंगे, ब्रंज और किसमें, ब्रंज घाटी से होकर बहती है। ब्रंज का मतलब होता है दरार वाले क्षेत्रों से। ज्वानदमुखी एक्चुअली का निर्माण करती है। ज्वानदमुख क्या होता है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपका कोई कुआं है या नदी है, जब ये ऊपर से गिरेगी तो ऊपर से गिरने के कारण मिट्टी का गठान करेगी और इस तरीके का गहरे जल वाला क्षेत्र बना देगी, जिसे हम ज्वानदमुख कहते हैं। ज्वानदमुख के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर है बात यहाँ पे? ठीक है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है। नर्मदा और सोन ऐसी नदियां जो एक ही स्थान अमरकंटक से निकलती है और विपरीत दिशा में बहती है। मध्य प्रदेश का जबलपुर इसी नदी के किनारे बसा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो जितने तथ्य हैं सबको याद कर लीजिएगा। इसको आगे अगर हम बढ़े तो हम कहेंगे ताप्ती नदी। कौन सी नदी है? ताप्ती। तो ताप्ती नदी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये नदी आपकी ताप्ती नदी है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह भी ब्रज घाटी से होकर बहती है, ज्वानदमुख का निर्माण करती है। सूरत ताप्ती नदी के तट पर बचा हुआ है। एक बात याद रखिएगा, अरब सागर में गिरने वाली नदी ज्वानदमुख का निर्माण करती है, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जितनी भी नदियां हैं वो किसका निर्माण करेंगी? वो डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डेल्टा का। मांडवी गोवा की प्रमुख नदी के नाम से जानी जाती है। कर्नाटक के भीमगढ़ स्थान से पश्चिमी घाट तक, कर्नाटक, गोवा, अरब सागर कर्नाटक में बहती है, गोवा में, अरब सागर में गिरती है। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर है, और जुवारी नदी गोवा, अरब सागर में। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये मांडवी है और जुवारी नदी, ये जुवारी नदी है। आगे अगर हम यहाँ पे देखें शरावती और गंगा बेली, देखो शरावती और गंगा बेली, ये जो 2 नदियां हैं ये कहां पर है? कर्नाटक में है। कहां पे है? कर्नाटक में और अरब सागर में गिरती है। पेरियार केरल की नदी है, और भरतपुजा जो है वो तमिलनाडु की नदी है। कहां की नदी है? तमिलनाडु की नदी है। 3-4 चीजें और आपको यहाँ पर मैं बता देता हूं कि भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में अगर किसी को जाना जाता है तो वो गंगा नदी है, लेकिन दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी के बारे में अगर बात करता है तो वो कौन सी हो जाती है? गोदावरी हो जाती है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। ठीक है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। कौन सी है? कृष्णा है। ठीक है, और याद रखिएगा दक्षिण भारत की नदियों को, ठीक है, वृक्षानुमा आकृति बनाती है। वृक्षानुमा मतलब बहुत सारी नदियों के रूप में मिलकर क्या होती है? बहती है, इसलिए एक वृक्ष के शाखा के समान क्या बनती है? यहाँ पर नदियां बन जाती है। तो दक्षिण भारत की नदियों को वृक्षानुमा नदी कहा जाता है, और भारत में सबसे ज्यादा अगर नदियां कहीं हैं तो वह दक्षिण भारत में है। किसमें है? दक्षिण भारत में। तो छोटी सी क्लास में बहुत ही कम समय में नदियों से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो आपको मैंने बता दिए हैं। ठीक है, इसको ये आपकी रिवीजन क्लास के रूप में, रिवीजन क्लास के रूप में इसको याद रखिएगा। ठीक है, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। यूपी पुलिस और उत्तर प्रदेश में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, अगली क्लास में।